शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग सीरीज कनेक्शन पढ़ लिए थे कैपेसिटर में। आज बच्चों शुरू करेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो हेडिंग डालेंगे पैरेलल कनेक्शन। अब देखिए पैरेलल कनेक्शन का क्या लॉजिक होता है, सीखेंगे ध्यान से। देखो पैरेलल कनेक्शन कैसे काम करता है समझिए। जैसे आपको याद होगा कि जब सीरीज कनेक्शन की बात करी थी हमने, तो हमने सीखा था कि भाई एक सिंगल फ्लो होता है चार्ज का, बट पैरेलल कनेक्शन का मतलब है कि एटलीस्ट दो ब्रांच तो होनी चाहिए चार्ज फ्लो की। जैसे एक हम करके दिखाते हैं आपको। से मान लीजिए कि ये दो टर्मिनल हैं जो हम बैटरी से जोड़ने वाले हैं। तो मैंने बैटरी नहीं दिखाई है, तो से इस टर्मिनल को नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बच्चों बी। गौर से समझिएगा। और ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है V वोल्ट का है ना। अब क्या हुआ कि एक कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया, जो दो टर्मिनल ए और बी के बीच में कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अब क्या किया हमने, देखो अब हम पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं। तो पैरेलल कनेक्शन कैसे किए जाते हैं सीखो। एक और कनेक्शन, एक और कैपेसिटर कर दिया और फिर एक कैपेसिटर और कर दिया, ठीक। तो अगर बैटरी मान लीजिए इन दो टर्मिनल के बीच में इस तरह से है, तो चार्ज इस तरह से फ्लो होगा। मान लीजिए क्यू चार्ज फ्लो हुआ और यहाँ से क्यू चार्ज आया। बच्चों सीखिएगा ध्यान से। बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का मूवमेंट होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक। अब देखिए क्यू चार्ज जब निकला इस एंड से, तो यहाँ जाके दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। इससे हमने कहा कि ये है Q1 और ये है Q2। अभी वैसे हमने आपको ये पैरेलल कनेक्शन पढ़ा दिया है किरचॉफ का। जैसे हम लोग वोल्टेज लॉ पढ़ते थे, एक किरचॉफ का करंट लॉ भी है, KCL जिसको कहते हैं। तो KCL ये कहता है कि किसी भी जंक्शन, ये जंक्शन हो गया बच्चों, है ना, यहाँ से तीन ब्रांच निकली, मीन्स इट इज जंक्शन। किसी भी पॉइंट से आप देखेंगे अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो वी कॉल इट आइदर जंक्शन और नोड। तो अब इस जंक्शन पर जो एंटरिंग चार्ज है वो है Q और लीविंग चार्ज क्या है, Q1 एंड Q2। तो ये Q और ये Q1 और Q2 दोनों कैसे रहेंगे, सेम। मीन्स Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, मीन्स एंटरिंग चार्ज इज इक्वल टू लीविंग चार्ज। तो ये बेसिक रहता है, जैसे कहते हैं किरचॉफ का करंट लॉ। अब क्या है कि साहब ये Q2 आगे गया तो फिर से एक जंक्शन मिल गया। तो मान लीजिए हमने कहा इस ब्रांच में चला गया Q2 डैश और इस ब्रांच में चला गया Q2 डबल डैश। अब ये Q2 डबल डैश इस कैपेसिटर को चार्ज करते हुए वापस आएगा और ये Q2 डैश तो यहीं पे जैसा है वैसे ही रहेगा। तो अब ये भी क्या है, Q2 डबल डैश और ये क्या है, Q2 डैश। तो इन दोनों का समेशन किसके इक्वल हो गया, Q2 के इक्वल। और यहाँ पर ये इस ब्रांच में Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है, Q के बराबर। तो ये किसी ये एक सर्किट, एक बेसिक सर्किट है जिसमें हमने तीन कैपेसिटर लगा दिए हैं और तीनों कैपेसिटर अलग अलग ब्रांच में है और तीनों ब्रांच में अलग अलग चार्ज फ्लो है। तो जब बच्चों करंट फ्लो या चार्ज फ्लो के लिए मिनिमम दो ब्रांचेस हों अलग अलग, देन वी कॉल दैट दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन। अगर मान लीजिए ऊपर का ये पोर्शन गायब कर दें और सारे कैपेसिटर इसी में लगा दें, देन वी कॉल इट इज अ सीरीज कनेक्शन। तो एक सीरीज कनेक्शन हो गया और दूसरा कैसा हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो इस तरह से हम अपना काम करते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन का मतलब बस यही है कि मिनिमम टू ब्रांचेस फॉर चार्ज ऑब्लिक करंट फ्लो। कम से कम दो ब्रांचेस होनी चाहिए चार्ज या करंट फ्लो के लिए, देन वी कॉल दैट इट इज अ
पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब बच्चों अगर इस पैरेलल कनेक्शन को आप देखें तो उसमें एक बात आप और भी समझ सकते हैं। ऐसे इसको आप ए बी लिख रहे हैं, इन पॉइंट्स को आप लिख दीजिए से A1 B1, और इन पॉइंट्स को लिख लीजिए आप A2 B2, A1 B1 A2 B2। बच्चों देखिए ध्यान से, जैसे पैरेलल कनेक्शन में हम ऐसे कह सकते हैं कि A1 B1 A2 B2 ये दोनों ब्रांचेस कैसी हैं, ये पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि अगर आपसे कहा जाए कि VA माइनस VB मीन्स ये हायर पोटेंशियल हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया, दिस इज इक्वल टू VA1 माइनस VB1, दिस इज इक्वल टू VA2 माइनस VB2, और इन सब की वैल्यू क्या होती है, सेम। मतलब पैरेलल ब्रांचेस की बात करते हैं तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप आएगा सब जगह। आप यहाँ से यहाँ पर जाइए तो भी आपको फिर ए से, अगर आप सोचिए ऐसे जाएं तो आपका नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, तो भी आपके टर्मिनल्स ए और बी ही है। फिर अगर आप ऐसे चले जाओ तो भी आपका नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, तो भी वी ही है। फिर अगर आप ऐसे चले जाएं तो भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, वी ही है। तो जैसे क्या होता है कि जब हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की, तो उसमें क्या होता है, करंट सेम रहता है हर कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में, या हर ब्रांच में करंट सेम रहता है। या मैं उल्टा बोल दिया, उसमें तो ब्रांच ही एक होती है, एक ही ब्रांच में करंट फ्लो होता है, पूरा सर्किट एक ही सिस्टम रहता है। यहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट ब्रांचेस हो जाएंगी और हर ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसा हो जाता है, सेम। तो यही फ़र्क है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में, नोट कर लें। आप चाहें बच्चों तो इसको भी A3 B3 नाम दे दें, है ना, E3 B3 नाम दे दें, और एक आप और लिख लें कि VA3 माइनस VB3, ये भी सब बराबर ही है। ठीक है, अच्छा, चूंकि सभी ब्रांचेस में करंट फ्लो का ये डायरेक्शन है, तो इसका मतलब है ये हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट हो गया और ये लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो हर ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच ब्रांच, potential drop across each branch is same in parallel connection, in parallel connection। तो पैरेलल कनेक्शन की जब बात होगी तो हर ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक चाहे तो एक पॉइंट और लिख लें कि यहाँ पर ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, से A1 B1 है ना, A1 B1, फिर A2 और B2, A3 B3 नहीं लिख रहा है, क्यों? ये जितने भी पॉइंट्स हैं A1 B1 A2 B2, ये सारे के सारे जंक्शन कहलाते हैं या नोड कहलाते हैं। तो इनको हम क्या नाम दे देंगे, वी कैन कॉल इट जंक्शन या नोड भी कह सकते हैं। ठीक, बट इस लिस्ट में A3 और B3 ये इंक्लूड नहीं है। तो जंक्शन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पॉइंट सर्किट के अंदर जहां से कम 3 ब्रांचेस निकली हो। तो जंक्शन आप किसको बोलेंगे, एटलीस्ट 3 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस ओरिजिनेटिंग, कम से कम 3 ब्रांचेस जो हैं वो ओरिजिनेट होनी चाहिए, देन वी कॉल इट अ जंक्शन पॉइंट। ज़्यादा भी हो सकती हैं बट 3 तो मिनिमम है। जैसे आप A3 या B3 इसको जंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ केवल एक साइड करंट आ रहा है, एक साइड जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ जंक्शन। जैसे होता है ना, कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन होते हैं जो जंक्शन होते हैं, कुछ जंक्शन नहीं होते हैं। जैसे तो जंक्शन का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 3 पाथ होने चाहिए जो उस स्टेशन से निकलते हो, देन वी कॉल इट जंक्शन। अब ये तो हो गया बेसिक कि साहब पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है।
अब पैरेलल कनेक्शन के बाद हम क्या करते हैं कि सी इक्विवेलेंट की बात करते हैं। तो देखो सी इक्विवेलेंट कैसे लिखना है। तो पहले चलो दो कैपेसिटर का सी इक्विवेलेंट करते हैं, फिर एक जनरलाइज्ड रूल करेंगे पैरेलल कनेक्शन में, है ना। तो पहले चलो दो कैपेसिटर से शुरुआत करते हैं। तो बात हुई कि टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल कनेक्शन। हम लोग बात कर रहे हैं दो कैपेसिटर्स की जो कि पैरेलल कनेक्शन में हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल कनेक्शन। देखो दो कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में हो तो वो कैसे होते हैं, इस बात को सीखो। देखो ध्यान से समझो। तो जैसे ये कैपेसिटर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया, ये दोनों बच्चों सेम बैटरी से कनेक्टेड होने चाहिए। से बैटरी भी हमने यहाँ बना दी लाइक दिस। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक। ये कैपेसिटर है से C1 कैपेसिटेंस का और इसका कैपेसिटेंस है C2। बैटरी का जो प्लस माइनस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है या वोल्टेज डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V है। फिर इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। साथ साथ लिखते जाना है बच्चों फटाफट। ये पॉइंट A1 हो गया, ये पॉइंट B1 हो गया, ये हो गया पॉइंट A2 और ये हो गया पॉइंट A3। तो यहाँ पे C1 और C2 क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। और इस सर्किट में हम ये बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं कि VA माइनस VB लिखा जाए या VA1 माइनस VB1 लिखा जाए या VA2 माइनस VB2 लिखा जाए। इन सब का वैल्यू क्या होगा, V ही होगा, ठीक। ओके। अब बच्चों जैसे ये चार्ज से Q फ्लो हुआ और यहाँ से Q वापस आया और ये हो गया से Q1 और ये हो गया से Q2। यानी कि जो ब्रांच हमारी C1 वाली है उसमें हमने Q1 भेज दिया और जो ब्रांच हमारी C2 वाली है उसमें हमने Q2 भेज दिया। तो अगर आपसे ये पूछें कि साहब पहले C1 वाले के लिए समझ लीजिए, या पहले तो एक जो किरचॉफ का करंट लॉ है उससे Q को लिख सकते हैं आप Q1 प्लस Q2, है ना। ये तो पहला रिजल्ट हो गया और ये रिजल्ट किससे आया, KCL, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। अभी लिखवा देता हूँ मैं करंट लॉ। कुछ है नहीं उसमें, किसी जंक्शन पर जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, बस इतना ही सा है। तो पहला जो रिलेशन आया दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरा रिलेशन लिखना है। तो दूसरा रिलेशन देखो क्या है। दूसरा रिलेशन है बच्चों कि अगर ऊपर वाली ब्रांच को देखें, मैंने A2 A3 लिख दिया, उसको ठीक करके A2 B2 कर लीजिए आप। तो अगर हम ऊपर वाली ब्रांच को देखें तो ऊपर वाली ब्रांच को अगर देखा जाए तो हम लोग लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू C1V और फिर नीचे वाली ब्रांच को देखा जाए तो हम लोग लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू C2V। ये हमारा दूसरा रिलेशन हो गया। Q इक्वल टू CV होता है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप है V और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप है क्या, V। तो Q1 हो गया C1V और Q2 हो गया C2V। तो ये सारी वैल्यूज़ हो गई। तो ये हमारे पास दो रिलेशन हो गए। अब हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि अगर इन दो कैपेसिटर की जगह बच्चों एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दिया जाए सेम सर्किट में, तो वो जो C इक्विवेलेंट होगा वो C1 C2 के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग ये करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं कि सेम सर्किट रखते हैं इसमें, बट दो कैपेसिटर की जगह हम एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं लाइक दिस। बैटरी वही है, चार्ज भी उतना ही है, कैपिटल Q आया और गया। और ये अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है तो इसका C इक्विवेलेंट हो गया कैपेसिटेंस और V भी उतना ही है जितना कि पहले था। तो अगर दो कैपेसिटर की जगह हम एक कैपेसिटर यूज़ करें तब देखो अब यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा। तो एक तो ये बात हो गई, एक बात ये हो गई, एक बात यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से लिखा जाएगा Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। दिस इज द थर्ड रिजल्ट, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटर है दैट इज सी इक्विवेलेंट। ठीक, अब बस अब आप क्या करिए कि ये जो वैल्यू Q1 की आपने लिखी, Q की वैल्यू लिखी, Q2 की वैल्यू लिखी, यानी कि सेकेंड और थर्ड में जो भी आपने Q1, Q2 और Q के वैल्यूज़ लिख रखे हैं वो सारे वैल्यूज़ आपको फर्स्ट रिलेशन में ट्रांसफ़र कर देना है। तो देखिए क्या हमारे पास परिणाम आएगा। हम क्या करें कि ये जो हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में ये जो वैल्यूज़ हैं इनको फर्स्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V, ये हो जाएगा C1V और ये हो जाएगा बच्चों C2V। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से हमारा ये रिजल्ट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से ये रिजल्ट हो गया। अब क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये जो V है वो तो सब में कॉमन है, तो V जो है वो सबका कैंसिल हो जाना है। तो जैसे ही बच्चों आप V को कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, है ना। तो जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की और पैरेलल कनेक्शन होता है तो हमें क्या करना रहता है कि डायरेक्ट ही आपको कैपेसिटेंस को ऐड कर देना है। लेकिन जब बात सीरीज कनेक्शन की करते हैं तो लिखते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये बेसिक डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का। जब बात सीरीज कनेक्शन की करते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर लिखते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 के। और जब पैरेलल कनेक्शन की बात होती है तो जो C इक्विवेलेंट होता है दैट इज डायरेक्ट समेशन ऑफ बोथ कैपेसिटेंस। तो दिस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये तो हमारा काम निपट गया। अब बच्चों अगर दो की जगह कितने भी कैपेसिटेंस हो तो उसी तरह से आप सबको ऐड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर किया। तो अब अगर मान लीजिए कि hमारे पास बच्चों कई सारे कैपेसिटेंस हैं, सभी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो भी उसी तरह से कर सकते हैं कि बात चले कि इफ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर हमारे पास n कैपेसिटर हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो C इक्विवेलेंट अगर लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और अप टू Cn तक आपको ऐड कर देना होगा। ये क्या हो गया, Cn तक आपको ऐड कर देना होगा इस तरह से। तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बच्चों कैपेसिटर्स में रूल्स हैं दोनों सीरीज़ और पैरेलल के। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाएगा और आपके कई सारे कैपेसिटर सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर सीरीज़ कनेक्शन है तो 1/C इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाना है और जब पैरेलल कनेक्शन है तो आपको डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान में रही होगी, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दोनों की बात है। तो एक बार सीरीज़ में लिखते हैं और एक बार पैरेलल में लिखते हैं। बच्चों जैसे तुम कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स के सीरीज़ पैरेलल पढ़ रहे हो, आगे सर्किट आएगा तो आपको रेजिस्टर्स का भी सीरीज़ पैरेलल पढ़ना होगा। तो सीरीज़ में क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला चलता है C इक्विवेलेंट का वो ऐसे चलता है, 1/C इक्विवेलेंट लिखा जाता है 1/C1 1/C2 से लेकर 1/Cn तक का समेशन। और पैरेलल में ये जो हमारा फॉर्मूला चलता है C इक्विवेलेंट का वो लिखा जाता है C1 C2 से लेकर Cn तक का समेशन। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आता है दैट इज लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल गिवन कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस। मतलब यहाँ जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा उसका कैपेसिटेंस इन सबसे कम रहता है। लेकिन यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट आता है, यहाँ जो C इक्विवेलेंट आता है दैट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ C1 C2 एंड अप टू Cn। यहाँ जो C इक्विवेलेंट आता है वो C1 C2 Cn जितने भी कैपेसिटेंस दिए हुए हैं उन सब से बड़ा आता है। तो ये सीरीज़ पैरेलल का एक बेसिक लॉजिक है जो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। और फॉर्मूले तो एकदम पक्के में ध्यान में रखने हैं कि सीरीज़ में कैसे कैपेसिटेंस निकालना है इक्विवेलेंट और पैरेलल में कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये बेसिक हो गया।
अब आप बच्चों किरचॉफ का करंट लॉ भी लिख ही लें, KCL। तो हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा किरचॉफ करंट लॉ। नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा हमारा किरचॉफ करंट लॉ, और इसको हम KCL कहते हैं। तो ये किरचॉफ के करंट लॉ का क्या मतलब होता है, जरा सीखिए ध्यान से। KCL का लॉजिक क्या है, जरा समझते हैं। देखो KCL क्या है। तो KCL में मान लीजिए क्या कर रहे हैं कि से एक जंक्शन ड्रॉ करते हैं हम। ये जंक्शन हो गया, इस पर मान लो कई रास्ते से चार्ज आ रहा है और कई रास्ते से चार्ज जा भी रहा है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये जो पहली ब्रांच है, इससे चार्ज आया से Q1, इससे चार्ज आया Q2, इससे चार्ज आया Q3, और जो नेक्स्ट जो जहाँ से चार्ज जो रिलीज़ हो रहा है वो चार्ज हो गया से Q4, फिर हो गया Q5, फिर हो गया Q6 और फिर हो गया Q7। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें बस यही ध्यान में रखना है कि जितने चार्ज, जो चार्ज एंट्री करेगा ठीक उतना ही चार्ज एग्जिट करेगा, या उतना ही चार्ज लीविंग चार्ज होगा। और ये जो पॉइंट है जहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, नोड, या इसी को कह सकते हैं जंक्शन, ठीक है। तो किसी भी जंक्शन पर KCL क्या कहता है, तो KCL कहता है कि फॉर एनी जंक्शन या एट एनी जंक्शन टोटल एंटरिंग चार्ज, टोटल एंटरिंग चार्ज इट ऑलवेज इक्वल्स टोटल लीविंग चार्ज। किसी भी जंक्शन पर जितनी चार्ज की एंट्री होती है उतना ही चार्ज क्या होता है, बाहर निकलता है। यानी कि अगर हम रिज़ल्ट देखें तो यहाँ से रिज़ल्ट देखेंगे तो रिज़ल्ट आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये एंटरिंग चार्ज हो गया, और निकलने वाला हो गया Q4, Q5, Q6 और Q7। तो ये हो गया हमारा लीविंग चार्ज। तो ये हमारा किरचॉफ का बेसिक रूल है कि टोटल एंटरिंग चार्ज और टोटल लीविंग चार्ज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये उसका स्टेटमेंट हो गया ऐसे। कभी कभी इस किरचॉफ के लॉ को एक और तरीके से बच्चों लिख देते हैं, आप वो भी समझ लें। देखो वो क्या लिखते हैं, किरचॉफ के लॉ को इस तरह से भी लिखते हैं कि ये लिख लिए सारे बच्चे, ऐसे भी लिख देते हैं कि अगर एंटरिंग चार्ज को आप पॉजिटिव चार्ज, मतलब साइन कन्वेंशन ले लेते हैं कि एंटरिंग चार्ज को अगर आप प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और लीविंग चार्ज को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है। ये जो मैंने बताया आपको एकदम देसी तरीका है कि जितना चार्ज आया उतना ही निकलेगा। एक तरीका ऐसे भी लिख दिया जाता है, बच्चों ज़रा गौर करो। जैसे एंटरिंग चार्ज को हमने लिखा Q, मतलब पॉजिटिव कन्वेंशन ले लिया, ये ऐसे, ठीक है, और लीविंग चार्ज का कन्वेंशन ले लिया माइनस। ये माइनस का और प्लस का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक। तो लीविंग चार्ज हो गया, या एक काम करिए आप उसको ऐसे भी लिख लीजिए, बार बार प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे लिखिए प्लस, फिर आप लिखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, और फिर लिखिए माइनस, तो माइनस क्या हो गया, Q4, Q5, Q6 और Q7 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख देते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि हमारे नोड पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज कितना है, 0, यानी कि जितना चार्ज हमारा पॉजिटिव, मतलब जितना चार्ज आया उतना ही निकल गया। तो नोड पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस कन्वेंशन है, ये जो प्लस है वो क्या है, वो साइन कन्वेंशन है कि चार्ज की एंट्री हुई, ऐसे समझ लीजिए। तो इस प्लस का मतलब है ये साइन कन्वेंशन है
फॉर, आप ऐसे कह सकते हैं कि एंटर्ड चार्ज, ये चार्ज एंट्री कर रहा है, ठीक है, और ये जो माइनस है वो साइन कन्वेंशन है लीविंग चार्ज के लिए, दिस इज फॉर लीविंग चार्ज। तो ये ऐसे भी समझ सकते हैं, और इसका ये जो ऊपर रिजल्ट है वही रिजल्ट ये भी है, तो कोई अगर ऐसे लिख रहा है तो कोई हर्जा नहीं है। तो इस तरह से भी आप KCL को लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और इसमें समझ लीजिए, जैसे हमने एंटर्ड चार्ज को प्लस दिखाया और लीविंग को माइनस दिखाया, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर आप इसको माइनस लेते तो फिर आपको ये प्लस दिखाना पड़ता। आप ऐसा भी कर सकते हैं भाई, अगर आप इसको माइनस कर देंगे इसको प्लस कर देंगे तो भी तो सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। तो KCL को इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि उस नोड पे कोई चार्ज नहीं है, जो चार्ज आया वो सारा निकल गया, ठीक है। तो नेट चार्ज ओवर नोड इज 0। ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब है कि जो नेट चार्ज है एट जंक्शन इज 0। जितनी चार्ज की एंट्री हुई उतनी ही चार्ज का एग्जिट हो गया, कोई चार्ज बचा नहीं। कंप्लीटेड, ओके। अब बच्चों क्या है कि ये जब सीरीज के बाद, जैसे आपको याद होगा सीरीज कनेक्शन में हम लोगों ने टोटल एनर्जी स्टोरेज की बात करी थी, यहाँ भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा टोटल एनर्जी स्टोरेज। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हम लोग लिखने वाले हैं दैट इज टोटल एनर्जी स्टोरेज। तो देखिए टोटल एनर्जी स्टोरेज क्या है, जरा इस बात को सीखें। देखो बच्चों, अब अगर U टोटल पूछा जाए तो U टोटल आप वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखते रहे U1 U2 से लेकर UN तक, है ना। से हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं और सबके सब पैरेलल कनेक्शन में। अब आपको ध्यान होगा जब सीरीज कनेक्शन में बात करते थे तो आपको याद होगा हम लोग Q²/2C वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे, क्योंकि Q सब में कैसा रहता था, सेम। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना सबसे ज़्यादा इजी पड़ेगा, तो ½ CV²। क्यों बच्चों, हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैसा है, सेम, है ना। तो अब यहाँ जो बेहतर तरीका होगा वो होगा ½ C1V², फिर दूसरे के लिए ½ C2V², और ऐसे ही आखिरी के लिए क्या हो जाएगा, ½ CNV²। तो ये हो गया हमारा U टोटल। तो अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो दिस वैल्यू इज ½ अब देखिए यहाँ से V² बाहर आ जाएगा, अंदर दिखेगा अपने को C1 C2 से लेकर बच्चों CN तक का समेशन। तो ये जो C1 से CN तक का समेशन है यही तो C इक्विवेलेंट है। ये जो C1 से CN तक का समेशन है यही क्या है, C इक्विवेलेंट। तो जो U टोटल का वैल्यू लिखा जाएगा, जो U टोटल का फॉर्मूला बनेगा दैट इज ½ C इक्विवेलेंट इंटू V²। तो जो U टोटल का फॉर्मूला बना है यहाँ पर दैट इज ½ C इक्विवेलेंट इंटू V²। अच्छा, अगर पैरेलल कनेक्शन की जगह आप सीरीज को देखते तो क्या सीरीज में इस तरह का फॉर्मूला आ रहा था? तो सीरीज में भी तो यही फॉर्मूला चलता था, ½ C इक्विवेलेंट इंटू V² या ½ इंटू Q²/C इक्विवेलेंट। तो वहाँ भी सेम ही था, बट वहाँ पर C इक्विवेलेंट की वैल्यू अलग आती, यहाँ जो C इक्विवेलेंट है वो अलग आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। इसी को अगर कोई लिखना चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकता है ना, जैसे कोई इसी को Q और C के टर्म में लिखना चाहे, V हटाना चाहे, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि V क्या है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो टोटल चार्ज चला Q, जो टोटल चार्ज Q था सर्किट में दैट इज C इक्विवेलेंट इंटू V। तो इसी फॉर्मूले को अगर कोई ऐसे लिखना चाहे U टोटल की वैल्यू ½ और C इक्विवेलेंट, ½ C इक्विवेलेंट और V की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, Q/C इक्विवेलेंट।
और उसका स्क्वायर। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू सी इक्विवेलेंट, ऐसे, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। सेम फॉर्मूले अपने सीरीज़ में भी थे, बट सीरीज़ और पैरेलल में बेसिक डिफरेंस यही है कि वहाँ पर सी इक्विवेलेंट की वैल्यू अलग तरह से आती है, यहाँ अलग तरह से आती है, बस इतना ही सा है, नोट कर लें। अब बच्चों एक छोटा सा सर्किट देख लेते हैं जिसमें हमको सी इक्विवेलेंट निकालना होगा। उसमें कई सारे हम लोग कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं, कुछ कैपेसिटर सीरीज़ में यूज़ कर लेते हैं और कुछ कैपेसिटर्स पैरेलल में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट।